मैंने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया ही था कि मुझे दस्तक की खफीफ सी आवाज सुनाई थी। मैंने बेसिन का नल खोलने का इरादा मुलतवी कर दिया और बाथरूम के दरवाजे से कान लगा दिए। इस वक्त भला कौन हो सकता है? ग्लोरिया ने बुलंद आवाज में कहा, यस कम इन। फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। ग्लोरिया ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? आने वाले ने इंग्लिश में कहा, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है मैडम। उसके लहजे से मुझे अंदाजा ना हो सका कि वो किस मुल्क का बाशिंदा है। ग्लोरिया ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, ये खिलौने जेब में रख लो और इंसानों की तरह बात करो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और कहां से आए हो। उसने करख्त लहजे में कहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मैडम। इस मर्तबा मुझे अंदाजा हो गया कि उनका ताल्लुक इटली से है। वो फिर बोला, ये खिलौना नहीं है बल्कि इंतहाई ताकतवर स्प्रे गन है। इसमें इंतहाई मोहलक और जहरीली गैस है जिसकी जरा सी मिकदार किसी भी इंसान को हलाक करने के लिए काफी है। ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा ये तुम मुझे बता रहे हो? ग्लोरिया को मेरे पास ऐसे 3 रिवॉल्वर हैं और इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ग्लोरिया ने ढिठाई से झूठ बोलकर उसे मरूब करना चाहा। उसने फखरिया लहजे में कहा, अभी इसमें एक तरमीम और की गई है। इसकी एक नाल घुमाने से ये एक्सप्लॉइडर में तब्दील हो जाता है। ये तो आप जानती हैं कि एक्सप्लॉइडर का वर्क क्या होता है। ग्लोरिया झुंझुलाकर बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम मतलब की बात करो। एक्सप्लॉइडर के बारे में मैं भी जानता था। उसकी गोली जिस्म में पेवस्त होने के बाद इंसानी जिस्म की हरारत से अंदर ही अंदर बम की तरह फटती थी और उस हिस्से के चीथड़े उड़ जाते थे। आने वाले ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें मिस्टर माइकल ने बुलाया है मैडम। उसे तुम्हारे उस पाकिस्तानी साथी की तलाश है जो यहाँ की एजेंसीज के लिए दर्द सर बना हुआ है, मगर मिस्टर माइकल का ख्याल है कि वो तुम्हारे पीछे खुद ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। ग्लोरिया बोली, और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? वो बोला, तो फिर मैं ये स्प्रे गन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मिस्टर माइकल चाहते थे कि तुम दोनों को एक साथ ठिकाने लगाएं ताकि तुम्हारे साथी को ढूंढने में उनका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। बहरहाल मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, घड़ी देख लो, उसके बाद मैं गन का ट्रिगर दबा दूंगा। मैंने दरवाजे के की होल से झांकने की कोशिश की तो मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। उसका रुख कमरे के दरवाजे की तरफ था, गोया आने वाला दरवाजे के नजदीक ही खड़ा था। मैंने आहिस्तगी से नारायण दास का दिया हुआ कीमती रिवॉल्वर निकाल लिया। उस पर साइलेंसर पहले से फिट था। फिर मैंने बहुत एहतियात से रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाया और तैयार हो गया। यह भी गनीमत था कि बाथरूम के सामने ग्लोरिया थी, इसलिए इस बात का इम्कान कम ही था कि हमलावर बाथरूम की नॉब घूमते हुए देख ले, मगर फिर भी इसमें रिस्क था। वो नॉब घूमते हुए देख भी सकता था, फिर नारायण दास का कीमती रिवॉल्वर भी काम ना आता और हम दोनों कुत्तों की तरह मारे जाते या एक्सप्लॉइटर से हमारे चीथड़े उड़ जाते। मैंने बहुत गैर महसूस तरीके से दरवाजे की नॉब घुमाई और बहुत ही आहिस्तगी से दरवाजा खोलने लगा। बाहर निकलते ही मैंने अचानक लपक कर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोची और दूसरा हाथ गन वाले हाथ पर डाल दिया। वो भड़क कर पलटा, मगर मैंने इतनी देर में झटका देकर उसकी कलाई का जोड़ निकाल दिया। चटाख की आवाज आई, उसके साथ ही उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने उसकी गर्दन पर भरपूर वार किया। दूसरे लम्हे में वो टूटे हुए खिलौने की तरह कमरे में बिखर गया। मैंने एहतियातन वो एक्सप्लॉइडर उस पर आजमाया। उसके जिस्म में अभी हरारत थी, इसलिए गर्मी लगते ही उसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए। मैंने उस मरदूद की 2.5 मन की लाश उठाकर बल्कि घसीट कर बाथरूम में पहुंचाई। फिर तौलिया गीला करके फुर्ती से दीवार पर लगे हुए खून के छींटे हत्तुल इम्कान साफ कर दिए। खून के साथ उसके मगज के जर्रात भी थे। उन्हें साफ करते हुए मुझे उबकाई आ गई। कारपेट पर भी जगह जगह उसकी टूटी हुई खोपड़ी की हड्डियां बिखरी हुई थी। ये काम मैंने ग्लोरिया के सुपुर्द किया और तौलिए को अच्छी तरह धोने के बाद उसे दोबारा गीला किया और कारपेट से रगड़ रगड़ कर उसका बहा हुआ खून भी साफ कर दिया। कारपेट भी डार्क ब्राउन था, इसलिए अब खून का दाग उस पर नुमाया नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कारपेट पर चाय गिर गई हो। मैंने जग का पानी मजीद उस धब्बे पर फेंक दिया। इस दौरान में मेरी निगाह मुसलसल घड़ी पर जमी हुई थी। इस तमाम कार्रवाई में बमुश्किल 5 मिनट लगे थे। बाहर से किसी वक्त भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज सकती थी। मैंने ग्लोरिया से कहा, कमरा लॉक करके पार्किंग लॉट की तरफ चलो। वादे के मुताबिक मुझे और तुम्हें वहीं होना चाहिए। फिर मैंने कमरे पर एक तायराना निगाह डाली। बगौर देखने पर भी खून के धब्बे नजर नहीं आ रहे थे। मैं फुर्ती से बाहर निकल आया। ग्लोरिया ने कमरा लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डालकर मेरे साथ चल दी। कॉरिडोर उस वक्त बिल्कुल सुनसान था। पहले मैंने जीने के जरिए नीचे जाने का इरादा किया, फिर ख्याल आया कि सीढ़ियों पर किसी से भी आमना सामना हो सकता था। उसी वक्त मेरी नजर लिफ्ट पर पड़ी। उसमें लिफ्ट मैन मौजूद नहीं था। मैंने ग्लोरिया का हाथ पकड़ा और फुर्ती से लिफ्ट में दाखिल हो गया। दूसरे ही लम्हे लिफ्ट अपनी मखसूस रफ्तार से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी। मैंने एहतियात के तौर पर होल्स्टर से गन निकालकर हाथ में पकड़ी। मुमकिन था कि माइकल या उसका कोई आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए नीचे खड़ा होता और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही हम दोनों का काम तमाम कर देता। रिवॉल्वर वाला हाथ अलबत्ता मैंने पुश्त की तरफ कर लिया था ताकि फौरी तौर पर किसी को दिखाई न दे सके।
लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वहां भी सन्नाटा था। मैंने गन दोबारा होल्स्टर में लगाई, मगर जैकेट की जिप बंद नहीं की। मैं सेकंडों में गन होल्स्टर से निकाल कर फायर कर सकता था। मुझसे ज्यादा मोहतात ग्लोरिया थी, बल्कि मोहतात से भी ज्यादा वो मुस्तरिब थी। उसके इसी इस्तराब ने मुझे भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। कभी माइकल से मेरा आमना सामना नहीं हुआ था, मुझे उसके तरीक़ाकार का भी इल्म नहीं था, मगर ग्लोरिया की इस्तराबी कैफियत देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। ग्लोरिया को तो मैंने बड़े से बड़े मार्के में भी मुस्कुराते हुए देखा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये वो ग्लोरिया है ही नहीं, एतमाद से आरी और सहमी हुई आम सी एक अमेरिकन लड़की। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम ऐसा करो ग्लोरिया, तुम पार्किंग लॉट के दूसरे सिरे पर जाने की बजाय मेरे साथ ही रहो। उसने भवें उचका कर पूछा, क्यों? मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कवर करो। हमारा वास्ता माइकल जैसे मक्कार और खतरनाक दुश्मन से है। हमें मुंतशिर होकर अपनी ताकत कम नहीं करनी चाहिए। मैंने बहाना बनाया, वरना मुझे खदशा था कि कहीं वो नर्वस होकर माइकल के काबू में ना आ जाए। पार्किंग लॉट के एक सिरे पर मदकूक सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी इतनी नाकाफी थी कि वो महज चंद गाड़ियों तक महदूद थी। मैंने उसी नाकाफी रोशनी में मर्सिडीज को तलाश करना चाहा, मगर पहली दफा में मुझे कामयाबी ना हुई। यूं तो पूरे भारत में छोटी गाड़ियां चलती हैं, मगर वो बड़ा होटल था, इसलिए पार्किंग लॉट में बड़ी गाड़ियां भी मौजूद थी। मैंने एक मरतबा फिर जायजा लिया तो मुझे मर्सिडीज दिखाई दे गई। पार्किंग लॉट में उस मेक और मॉडल की 2 गाड़ियां और थीं, मगर वो बिल्कुल शुरू में खड़ी थी और खाली थी। अचानक मुझे पार्किंग लॉट का एक मुलाजिम दिखाई दिया। उसके सर पर होटल के पार्किंग लॉट में काम करने वालों की मखसूस कैप थी। अलबत्ता वो होटल की यूनिफॉर्म में नहीं था। फिर उसने ताकतवर किस्म की एक टॉर्च रोशन कर ली। टॉर्च की रोशनी में देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वो पार्किंग लॉट का मुलाजिम नहीं बल्कि विजय था। उसने न जाने कहां से वो कैप हासिल कर ली थी। वो टॉर्च की रोशनी में एक एक गाड़ी का जायजा ले रहा था, जैसे कोई खास गाड़ी तलाश कर रहा हो। होटल में आने वाले उमूमन मुलाजमीन से ही अपनी गाड़ी पोर्च तक मंगाते हैं, इसलिए विजय की इस हरकत पर किसी ने भी नोटिस नहीं लिया था। अचानक विजय ने अपनी मतलूबा मर्सिडीज पर टॉर्च की रोशनी फेंकी। मुझे स्टीयरिंग पर बैठा हुआ कोई बंदा दिखाई दिया। उसके बालों और हाथों की रंगत से मुझे अंदाजा हुआ था कि वो कोई गैर मुल्की है। टॉर्च की ताकतवर रोशनी में मर्सिडीज का पिछला हिस्सा भी बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। उसमें सिवाय ड्राइवर के और कोई नहीं था। विजय ने अचानक टॉर्च ऑफ करके अपनी जैकेट की जेब में ठूंसी और मर्सिडीज वाले से कुछ कहने लगा। फिर अचानक उसने मर्सिडीज का दरवाजा खोला और ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकाल लिया। अब मुझे सिर्फ उनके हयूले नजर आ रहे थे और सिर्फ कैप से अंदाजा हुआ था कि विजय कौन सा है। विजय ने अचानक मर्सिडीज वाले ड्राइवर के मुंह पर जोरदार पंच रसीद कर दिया। ड्राइवर लड़खड़ा कर गाड़ी से टकराया, मगर फौरन ही संभल गया। मैं और ग्लोरिया एक कोने में खड़े बहुत इन्हिमाक से ये तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, अपनी जगह से हरकत मत करना, इस ड्रामे को चलने दो। मैं उमूमन इस किस्म के ड्रामे चलाता रहता हूँ। फिर कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद आवाज आई, तुम दोनों मेरी तरफ मुंह कर सकते हो। मैं और ग्लोरिया आहिस्ता आहिस्ता घूम गए। मेरे सामने लंबा तड़ंगा और मजबूत जिस्म का एक गैर मुल्की खड़ा था। ग्लोरिया ने बेख्तियार कहा, माइकल तुम? उसने तंजिया पूछा, तुम्हें मेरे माइकल होने पर कोई शुबा है? ये बास्टर्ड तो मुझे नहीं पहचानता, मगर तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मेरा दिल चाहा कि मार मार कर उस मरदूद के जिस्म को गोश्त के लोथड़ों में तब्दील कर दूं, मगर मैंने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाया और बगौर उस अमरीकन का जायजा लेने लगा, जिससे ग्लोरिया जैसी निडर लड़की भी खौफजदा थी। उसका हुलिया तो ग्लोरिया मुझे बता ही चुकी थी, अलबत्ता उसका वजन कुछ ज्यादा हो गया था। वो बोला, सीधी तरह मेरे साथ चलोगी या? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उस मरदूद ने अब तक मुझे कोई अहमियत नहीं दी थी और यही बात हमारे हक में थी। वो बोला, तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ थी ग्लोरिया कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस 2 टके के लौंडे के साथ मारी मारी फिर रही हो? ये कहकर वो पहली मर्तबा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मेरा बगौर जायजा लेकर बोला, वैसे लड़का स्मार्ट है और किसी तरह से पाकिस्तानी नहीं लगता बल्कि तुर्क या ईरानी लगता है। मैंने उसी की तरह तल्ख और खुरदरे लहजे में कहा, मैं क्या लगता हूँ, इसे छोड़ो, मतलब की बात करो। वो एकदम भिन्न आ गया। बोला, तुम 2 टके के एक मामूली पाकिस्तानी मेरे माइकल द डैगर के मुंह आ रहे हो? तुम्हें सिर्फ ग्लोरिया की वजह से छूट दी गई थी। शायद ये किसी वक्त राह रास्त पर आ जाए, मगर अब बहुत वक्त हो गया। तभी मुझे खुद मैदान में कूदना पड़ा। उसने अपनी गन लहराते हुए कहा, वही मखसूस किस्म की गन थी जो उसके इटालियन साथी को मारने के बाद हमारे हाथ लगी थी। अचानक होटल के ऐन सामने जबरदस्त किस्म की फायरिंग होने लगी। माइकल ने चौंक कर गेट की तरफ देखा। मेरे लिए वो लम्हा बहुत काफी था। मैंने बरकी सुरत से दाएं किक उसके हाथ पर दे मारी। गन उसके हाथ से निकल गई। गन की परवाह किए बगैर वो मेरी तरफ झपटा, मगर अब मुकाबला बराबर का था। मैंने फौरन ही रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर माइकल ने झपट कर मेरी दोनों कलाइयां पकड़ी। बिलाशुबा उसके बाजुओं में बला की ताकत थी और उसकी गिरफ्त आहनी थी। मेरी जगह कोई और होता
तो माइकल उसकी दोनों कलाइयां माचिस की तीली की मानंद तोड़ देता, मगर उसका साबिका किसी आम आदमी से नहीं था। ये और बात थी कि वो मुझे अभी तक 2 टके का एक आदमी समझ रहा था। ग्लोरिया खामोशी से एक तरफ हटकर तमाशा देख रही थी। माइकल ने मेरी दोनों कलाइयों को मखसूस झटका दिया, मगर मुझे नाकारा करने में नाकाम रहा। उसने झुंझलाकर मुझे पहले से ज्यादा जोरदार झटका दिया। वो मेरा दाव मुझ पर ही आजमा रहा था। मैंने इस मर्तबा अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। न सिर्फ ढीला छोड़ा बल्कि उछलकर उसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी। एक तो माइकल का जबरदस्त झटका, दूसरे मेरी अपनी कुव्वत। ज़र्ब इतनी शदीद थी कि माइकल की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने मामूली सा झटका देकर अपनी कलाइयां छुड़ाईं और फुर्ती से उसकी कलाई जोड़ के पास से पकड़ ली। वो लाख ताकतवर सही, मगर अब मेरी गिरफ्त में था। मैंने बाएं हाथ से उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, कलाई छुड़ाने की कोशिश करोगे माइकल तो अपने हाथ से जिंदगी भर के लिए महरूम हो जाओगे। अब ये 2 टके का मामूली एशियाई तुम्हारी सारी तुरमखानी नाक के जरिए बहा देगा, समझे। मैंने एक थप्पड़ और रसीद कर दिया। माइकल के चेहरे की जिल्द फट गई और चेहरा लहूलुहान हो गया। उसने अचानक घुटने से मेरे पेट पर वार करना चाहा, मगर मैंने जाविया बदल कर खुद को बचा लिया। फिर एकदम ही बिजली सी कौंदी। मुझे किसी चमकदार चीज की झलक दिखाई दी थी। मैं गैर शौरी तौर पर झुकाई दे गया, मगर मेरे बाएं शाने में गोया आग भड़क उठी। चंद लम्हे के बाद मुझे एहसास हुआ कि माइकल ने न जाने कहां से और किस ट्रिक से खंजर निकाल लिया था। मैं अगर झुकाई न दे जाता तो वो खंजर मेरे सीने में पैवस्त हो जाता। खंजर की जर्ब से माइकल की कलाई पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने झटका देकर खुद को बासानी छुड़ा लिया। फौरी तौर पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बायां हाथ बिल्कुल नाकारा हो गया है, मगर मैं माइकल को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। यूं भी वो मेरे भरपूर थप्पड़ों से निठाल हो गया था, मगर मेरी तरह वो भी खुद को चाको चौबंद जाहिर कर रहा था। उस हरामजादे ने एकदम घूमकर यक के बाद दीगरे 2 राउंड किक्स मुझे रसीद कर दी। उनमें से एक भरपूर अंदाज में मेरे सीने पर लगी, दूसरी ऐन उस जगह लगी जहां खंजर का जख्म था। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरा तो एहसास हुआ कि माइकल वाकई उस मकाम का मुस्तहिक है जो उसे दिया गया है। वो खंजर से एक मर्तबा फिर मुझ पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा था। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उस पर फायर करने ही वाला था कि उसने छलांग लगाई और फुर्ती से पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ा। मैंने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से उस पर यक के बाद दीगरे 2 फायर किए, मगर वो किसी छल्लावे की तरह पार्किंग लॉट के दूसरे सिरे पर पहुंचा और किसी गाड़ी में बैठने की बजाय गोया उड़ता हुआ बाउंड्री वॉल पार कर गया। मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर ग्लोरिया ने मेरा हाथ पकड़ा। बोली, अब तुम उसकी गर्द को भी नहीं पा सकोगे। तुम भी अच्छे खासे जख्मी हो, मगर मुझे खुशी के साथ साथ फख्र भी है कि तुमने माइकल को फरार होने पर मजबूर कर दिया। आप पहली फुर्सत में ये होटल छोड़ दो। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम्हारे दिल से अभी तक माइकल का खौफ दूर नहीं हुआ। ग्लोरिया भी झुंझलाकर बोली, माइकल को जहन्नम में झोंको। कुछ देर पहले इसी होटल के मेन गेट के सामने जबरदस्त फायरिंग हुई है। पार्किंग लॉट में उस आदमी की लाश भी अभी मौजूद होगी जो विजय के हाथों मारा गया है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे कमरे के बाथरूम में एक अदद लाश मौजूद है। उसका कहना सही था, हमें पहली फुर्सत में होटल छोड़ देना चाहिए था। मुमकिन है अब तक पुलिस पहुंच भी गई हो और वो होटल के बाहर जाए वारदात का मुआयना कर रही हो। मुझे तो ये इल्म भी नहीं था कि बाहर कितने आदमी मारे गए। मैं बहुत फुर्ती से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कॉरिडोर में विजय और तैमूर खड़े थे। वो दोनों ही इज़्तिरारी कैफियत में मुब्तला थे। हमें देखते ही तैमूर बोला, कहाँ रह गए थे आप? एक एक लम्हा कीमती है, फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करें। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, कहा, ठीक है, हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं। तुम कांता को उसके बैग समेत नीचे ले आओ। मैं फुर्ती से अपने कमरे में घुस गया। मेरा सूटकेस बिल्कुल तैयार था। हम सबको वहां से निकलने में बमुश्किल 3 मिनट लगे। मैंने कहा, हम सबको एक साथ नहीं निकलना चाहिए। तुम सब अलग अलग होकर बाहर पहुंचो। कांता मेरे साथ आई थी, इसलिए वो अब मेरे साथ रहेगी। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, कहा, मैं कांता को लेकर जीने के जरिए नीचे जा रहा हूँ। विजय, तुम हमारे पीछे रहो और हमें कवर दो। तैमूर और ग्लोरिया बारी बारी लिफ्ट के जरिए नीचे जाएंगे। जो भी पहले बाहर निकल जाए वो सामने वाले रेस्टोरेंट में इंतजार करे। होटल के ऐन सामने रोड क्रॉस करके एक रेस्टोरेंट था। इसी दौरान में अहमद यार का वो आदमी दौड़ा हुआ जो होटल के बैरे की वर्दी में था आया। बोला, आप अभी फौरन चेकआउट करेंगे तो पुलिस सबसे पहले आपको ही धर लेगी। अपना सामान यहीं छोड़ दें और टहलते हुए बाहर निकल जाएं। मैं एक एक करके आपकी सब चीजें बाहर पहुंचा दूंगा। सामने वाले रेस्टोरेंट में शकील साहब भी मौजूद हैं। उसकी बात सुनकर ग्लोरिया और तैमूर जाते जाते रुक गए। हम सब ने अपना अपना सामान विजय के कमरे में रख दिया। कमरा लिफ्ट के बिल्कुल सामने था। फिर हम प्रोग्राम के मुताबिक जीने और सीढ़ियों के जरिए नीचे पहुंच गए। अहमद यार के आदमी ने बर वक्त और बहुत मुनासिब मशवरा दिया था। होटल के काउंटर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद था जो चेकआउट करने वालों का बहुत बारीक बीनी से जायजा ले रहा था।
मैं उसे नजरअंदाज करके दाखिली रास्ते की तरफ मुड़ा तो उसने करख्त लहजे में कहा, ए मिस्टर, जरा 1 मिनट। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा किया, बोला, जी फरमाइए, आपने मुझे कुछ कहा? उसने फौरन मेरा जायजा लिया, बोला, आप भी होटल में ठहरे हुए हैं? मैंने कहा, क्यों, आपको मेरे यहाँ ठहरने पर एतराज है? मेरा लहजा अक्खड़ था। मैंने बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए जेब से सिगार निकाला और उसे सुलगा कर गहरे गहरे 2-3 कश लिए। मुझे खदशा ये था कि कहीं इंस्पेक्टर को मेरे जख्मी होने का इल्म न हो जाए। मैंने खूनालूद जैकेट वहीं कमरे में फेंक दी थी और उस वक्त मेरे जिस्म पर चमड़े की दूसरी जैकेट थी। मैंने कहा, बाय द वे, मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या है? वो बोला, आपने सुना नहीं? होटल के बाहर जबरदस्त फायरिंग हुई है और 8 आदमी मारे गए हैं, 6 शदीद जख्मी हैं। वो 2 गाड़ियों में सवार थे, दोनों गाड़ियों को बिल्कुल छलनी कर दिया गया है। मैंने सिगार का कश लिया और कहा, ये फायरिंग की आवाजें तो मैंने भी सुनी थी और मैं पता करने ही नीचे आया था। वो बोला, आपका नाम? मैंने सर्द लहजे में कहा, मेरे मुतल्लिक सब मालूमात आपको होटल के रजिस्टर से मिल जाएंगी। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने कांता का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। हमारी बहस से फायदा उठाकर विजय पहले ही बाहर निकल गया था। हम सामने वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे तो शकील ने कहा, आप लोगों को यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वो हमें अपने साथ किसी और होटल में ले गया। उसका आदमी एक एक करके हम सबका सामान ले आया था। कांता ने कहा, अपना जख्म दिखाओ, मैं उस पर दवा लगा दूं। मैंने जैकेट उतारी तो मेरी शर्ट की पूरी आस्तीन खून में तर थी। कांता ने गर्म पानी से पहले जख्म की सफाई की, फिर उस पर किसी जड़ी बूटी का अर्क लगाकर कोई सफूफ छिड़क दिया। फिर मुस्कुरा कर बोली, कल तक तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब है इतना तकलीफ दे नहीं रहेगा। उस बंगले में 5 बेडरूम थे जो जरूरत की हर चीज से आरास्ता था। मैंने अपने लिए एक बेडरूम मुंतखब किया और बेड पर जूतों समेत नीमदराज हो गया। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था। मेरा जख्म हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो रहा था और तकलीफ का एहसास बिल्कुल जाता रहा था। उसी वक्त कांता कमरे में दाखिल हुई। वो बहुत अफसरदा दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है कांता? मेरा इतना पूछना था कि वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं एकदम बौखला गया। कहा, अरे क्या हुआ? वो बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कामरान कि तुम पाकिस्तान जाकर मुझे भूल जाओगे। मेरा इस माहौल में दम घुट रहा है। मैं कुछ देर तुम्हारे साथ खुली फजा में गुजारना चाहती हूँ। मैंने उठते हुए कहा, चलो, तुम्हारी खातिर ये भी सही। जब मैंने शकील को बताया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो वो मुझे यूं हैरत से देखने लगा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। मैंने हंसकर कहा, हैरान मत हो सके तो हमारे लिए किसी गाड़ी का बंदोबस्त कर दो। मेरे बहुत इसरार पर उसने मेरे लिए गाड़ी मंगवाई और बोला, इस गाड़ी की सीटों के नीचे राइफल्स भी हैं और उनके मैगजीन भी। हम बाहर निकले तो सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। फजा में खास खुनकी थी। मैंने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और बहुत सुस्त रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। मुझे खुद भी एक अरसे के बाद ड्राइविंग का लुत्फ आ रहा था। मैंने रफ्तार एकदम बढ़ा दी। तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद पुख्ता सड़क खत्म हो गई। वहां से दाएं बाएं 2 कच्चे रास्ते थे जिनकी दोनों तरफ खुदरो कांटेदार झाड़ियों की बहुतायत थी। कांता बोली, गाड़ी यहीं छोड़ दो, हम लोग कुछ देर इसी वीराने में चहलकदमी करेंगे। अभी उसने इतना कहा ही था कि हमारी गाड़ी के ऐन पीछे एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से किसी ने हम पर फायर कर दिया। मैं कांता को लेकर फुर्ती से जमीन पर लेट गया। मुझे रह रहकर कांता पर गुस्सा आ रहा था। अच्छे भले हम सुकून से बैठे हुए थे और इसे आउटिंग की सूझ गई थी। मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे जो मैं उसकी बात मान बैठा। अब इस गलती का खमियाजा भुगतना ही था।